गुड डे स्टूडेंट्स। अप टू लास्ट लेक्चर वी कंप्लीटेड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताया था। लाइक दैट मोशन ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक्स और पुली सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने लास्ट मॉड्यूल में आपके साथ डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम उसका नेक्स्ट पार्ट देखने वाले इस टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है स्प्रिंग फोर्स, और उससे रिलेटेड कुछ बिट्स के साथ आज हमें डील करना है। तो इस बिट में हम स्टडी करते हैं अब स्प्रिंग फोर्स। जैसे आपको पता होगा, स्प्रिंग अगर रिलैक्स कंडीशन में हो तो वो कुछ ऐसा होता है, और अगर स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करते तो वो एक्स डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता है अपनी मेन पोजीशन से, और वैसे अगर हम उसे इलोंगेट करते तो वो एक्स डिस्प्लेसमेंट करेगा मेन पोजीशन से बाहर की ओर। ओके, तो इस कंडीशन में जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वही डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता है। जितना ज़्यादा फोर्स हम अप्लाई करते हैं उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा स्प्रिंग में। तो क्या हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग के ऊपर अप्लाई होने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्प्लेसमेंट्स के साथ। तो जितना हम ज़्यादा फोर्स से कॉम्प्रेस करेंगे या फिर इलोंगेट करेंगे उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग का होने वाला है अपनी मेन पोजीशन से। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ओके, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल दें हम तो हमें के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और इस के को कहा जाता है फोर्स कांस्टेंट। इस फोर्स कांस्टेंट के का वैल्यू हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स, और इसका ऐसा यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर। लाइक दैट इसका डायमेंशन आ जाएगा m1 t⁻²। ओके, तो देखो अब स्प्रिंग जब कॉम्प्रेस हो जाता है फोर्स लगने के बाद, और उसे अगर हम छोड़ दें उस कंडीशन में, तो वो स्प्रिंग वापस अपने ओरिजिनल जगह पर आ जाता है। तो जो फोर्स उसे अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस लेके आता है उसे रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। ये मॉलिक्यूल्स के अंदर क्रिएट होने वाला एक फोर्स होता है। ओके, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इसे कहा जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ये। तो अगर हम इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में बात करें तो वो फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट अंदर की ओर हो रहा है तो डेफिनेटली रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की ओर एक्ट होता है, और अगर डिस्प्लेसमेंट बाहर की ओर हो रहा है तो एट दैट टाइम रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की ओर एक्ट होता है। इस कारण रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो चाहे कॉम्प्रेशन हो या फिर इलोंगेशन, अगर वो अप्लाइड फोर्स है तो फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू के एक्स आएगा, अगर वो रिस्टोरिंग फोर्स है तो फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ जाएगा। हमेशा ये कंसेप्ट को अच्छे से याद रखना। अब जो क्वेश्चंस हमने ब्लॉक और पुली सिस्टम के लिए थे तो वही क्वेश्चंस को हमें रिपीट करना है, सिर्फ अब उसके अंदर स्प्रिंग लगने वाला है, बाकी सब कंसेप्ट एज इट इज रहेगा जो हम पहले लगाते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें देखो, फाइंड द इलोंगेशन इन द अबव डायग्राम इन स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में हमें इसका इलोंगेशन निकालना है स्प्रिंग का। डेफिनेटली अब ये मास के साथ ये स्प्रिंग अटैच है तो स्प्रिंग इलोंगेटिव होने वाला है। तो ये M2 ब्लॉक है जिसका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है M2G, टेंशन रहेगा ऊपर की ओर T, और इस ब्लॉक का इस आर्म में भी पुली के सेम टेंशन रहता है, यहाँ पर भी T रहेगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन रहेगा सरफेस को परपेंडिकुलर, और नीचे M1G रहेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन A इस पूरे सिस्टम का अगर निकालना हुआ हमें स्टेडी स्टेट में तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम, अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास। तो अप्लाइड फोर्स कितना आएगा M2G जो इस सिस्टम को मूवमेंट देने वाला है, तो M2G अपॉन टोटल मास कितना आएगा M1 प्लस M2। तो दिस इज द टोटल एक्सेलरेशन इन दिस कंडीशन। ओके, अब टेंशन T अगर निकालना हो इस कंडीशन में तो आपको पता होगा ऐसे कंडीशन में टेंशन T निकालने का जो फॉर्मूला वो मैंने पहले भी बताया था आपको। तो इस कंडीशन में आएगा M1 M2G डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, अब देखो अब तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x का वैल्यू मतलब एक्सटेंशन रहेगा इस स्प्रिंग का, तो टेंशन T इज इक्वल टू के एक्स रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जितना टेंशन है उतना ही इस स्प्रिंग का इलोंगेशन है। तो यहाँ पर इस टेंशन को बैलेंस करने वाला ये स्प्रिंग फोर्स रहेगा जिसे हम के एक्स से डिनोट करते हैं। तो T इज इक्वल टू रहेगा के एक्स, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा हमें T बाई के। तो T का वैल्यू क्या निकल सकते हैं हम, M1 M2G डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ओके, तो इस कारण यह हमारा फाइनल फार्मूला मिल जाएगा हमें डिस्प्लेसमेंट का, T by K is equal to M1 M2G divided by K in bracket M1 plus M2. So this is the formula to find the extension in this condition. अब दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं, फाइंड द एक्सटेंशन इन द बोथ द स्प्रिंग। तो ऐसे दो स्प्रिंग यहाँ पर लगे, एक स्प्रिंग के नीचे 1 kg मास है, दूसरे स्प्रिंग के नीचे 2 kg मास है, पूरा सिस्टम स्टेडी है। तो इस कंडीशन में हमें एक्सटेंशन निकालना है 1 kg और 2 kg मास का। तो देखो अब पहले अगर हम 2 kg ब्लॉक पर FBD अप्लाई करते हैं, ये 2 kg ब्लॉक है, तो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, वो रहेगा 2 × 10 20 न्यूटन। ठीक है, तो ऊपर की ओर टेंशन T2 रहेगा, तो T2 माइनस 20 इज इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट पर है, इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इसका 0 है। ओके,
तो इस कारण T2 माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और T2 का वैल्यू मिल गया हमें 20 न्यूटन। ठीक है, तो ये पहले सेकंड ब्लॉक के लिए हो गया। अब 1 kg के ऊपर भी हमें वैसे ही करना है। अब 1 kg के अगर हम वहाँ पर देखते तो यहाँ पर टेंशन T2 है, तो यहाँ पर भी T2 रहेगा। इक्वल एंड अपोजिट टेंशन होता है जिसे हम बीच में से ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये T2 यहाँ पर रहेगा, ऊपर T1 रहेगा। ओके, और 10 न्यूटन नीचे के डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है, तो T2 प्लस 10 इज इक्वल टू T1 रहेगा। ठीक है, तो T2 प्लस 10 इज इक्वल टू T1 ये रहेगा इस कंडीशन में इक्वेशन। और T2 का वैल्यू पता है आपको 20 न्यूटन है, तो 20 प्लस 10 आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ T1 इन दिस कंडीशन। तो T1 इज इक्वल टू KX1 होगा, क्योंकि जो टेंशन रहेगा वही यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स क्रिएट करने वाला है फर्स्ट स्प्रिंग कांस्टेंट में, फर्स्ट स्प्रिंग में। तो इस वजह से T1 इज इक्वल टू KX1 रहेगा। आपको K का वैल्यू दिया है यहाँ पर 100 उन्होंने। ओके, तो 30 इज इक्वल टू 100 इंटू X1, तो X1 का वैल्यू मिलगा 0.3 मीटर। लाइक दैट T2 इज इक्वल टू रहेगा KX2, तो K का वैल्यू 100 दिया है, T2 का वैल्यू 20, तो X2 का वैल्यू मिलेगा 0.2 मीटर। ठीक है, तो इस वजह से टोटल अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टोटल अगर एक्सटेंशन निकालना हो तो x प्लस x2 होगा, और वो रहेगा 0.3 प्लस 0.2 दैट इज 0.5। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं। ये डायग्राम देखो, अब पिछले डायग्राम की जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पर आप 3 ब्लॉक से 2 की जगह। ओके, इन द सिस्टम शोन इन द फिगर ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ एंड स्प्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल इन स्टेडी स्टेट। फाइंड द acceleration of the system, tension in the string, extension in the spring if the force constant of spring is K is equal to 50 Newton per meter and take the value of G as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब ये जो पहला ब्लॉक है 3 kg का, उसके ऊपर हम अब FBD लेते हैं उसका 3 kg ब्लॉक का। ये देखो ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है और ये 1 kg का है। तो 3 kg का ब्लॉक जो है उसके ऊपर हम अब यहाँ पर मास एक्शन लॉ अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो देखो अब नीचे उसका 30 न्यूटन फोर्स एक्ट होने वाला है। ठीक है, 3G। ओके, और ऊपर स्प्रिंग फोर्स से जो रहेगा KX, तो 30 माइनस KX इज इक्वल टू रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का बनने वाला है। ठीक है, तो वो रहेगा 3A। ठीक है, तो ये 3 kg ब्लॉक के लिए हमें फॉर्मूला मिल गया। लाइक दैट हम 2 kg ब्लॉक पर अब FBD अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कैसा होगा देखो, अब ऊपर की ओर टेंशन T रहेगा, नीचे की ओर रहेगा 20 न्यूटन, और ये जो टेंशन है यहाँ का वो ऊपर की ओर भी एक्ट होने वाला है। ठीक है, इस कारण 2 इंटू जी प्लस KX रहेगा माइनस T इज इक्वल टू 20 न्यूटन रहेगा, 2A रहेगा। तो ये रहेगा 2 kg ब्लॉक पर इक्वेशन। अगर दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, 2A प्लस 3A 5A मिल जाएगा हमें। 5A इज इक्वल टू 2G प्लस 3G 5G, और प्लस KX माइनस KX कट हो गया, माइनस T बचा, तो 5G माइनस T इज इक्वल टू 5A बचेगा। तो 5G माइनस A इज इक्वल टू 5A हमें मिलने वाला है, क्योंकि T का वैल्यू यहाँ पर A रहेगा। ये किस वजह से लिया हमने, क्योंकि इस इक्वेशन पर हमने अप्लाई किया है FBD। तो यहाँ पर अगर हम FBD अप्लाई करते तो जितना टेंशन है उतना एक्सेलरेशन में इस ब्लॉक के कन्वर्ट होने वाला है। तो T इज इक्वल टू क्या हम कह सकते हैं यम ए, तो इस कारण T इज इक्वल टू यम ए आ गया है, यम का वैल्यू 1 kg, इस कारण T इज इक्वल टू A मिल गया हमें। तो ये T इज इक्वल टू A वैल्यू हमें यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, तो 5G माइनस A इज इक्वल टू 5A, तो माइनस A उधर जाके प्लस हुआ, तो फाइनल आंसर मिला हमें 50/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल एक्सेलरेशन इन दिस कंडीशन। तो अगर हम T इज इक्वल टू यम ए पुट कर देते हैं तो फाइनल आंसर मिल जाएगा हमें, यम का वैल्यू 1 है, तो आंसर आ जाएगा 50/6 न्यूटन। ओके, लाइक दैट। सी थर्ड कैलकुलेशन हमें करना है, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इफ द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज K इज इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो पहला जो हमारी इक्वेशन है उसमें अब एक्सेलरेशन A का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो यम ए इज इक्वल टू 30 माइनस KX है। ठीक है, और X का वैल्यू K का वैल्यू भी हमें दिया है। सो एम ए इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 50/3 50/6 इज इक्वल टू आ जाएगा 25 न्यूटन। ओके, और फिर इसे अगर हम इक्वेट कर दें KX के साथ, तो ये यम ए का वैल्यू मिला हमें, मास का वैल्यू 3 kg है और एक्सेलरेशन का वैल्यू 50/6, तो हमें मास इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया 25 न्यूटन। तो ये यम ए का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 25, और वो उधर जाके माइनस हो जाएगा 30 में से, और तो माइनस KX इधर आके प्लस होगा, तो KX इज इक्वल टू मिलेगा हमें 5 न्यूटन। ओके, और X का वैल्यू मिल जाएगा हमें 5/K, तो K का वैल्यू 50 है, तो आंसर आ जाएगा 0.1 मीटर दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो ये रहेगा फाइनल आंसर इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ फोर्स कांस्टेंट K is cut into a lengths of 2 ratios 1:2:3. They are connected in
series, and then new force constant is k1 dash, and then they are connected in parallel and the force constant is k double dash, then k1 dash h2 k double dash is, ठीक है। तो इसका रेशियो निकालना, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक स्प्रिंग था पहले जिसका लेंथ L था, ओके, और उसका फोर्स कांस्टेंट K था। अब इस स्प्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना, जिस स्प्रिंग कांस्टेंट का जिस पार्ट का लेंथ कम होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। तो वो जो तीन लेंथ को हम कैसे कट कर रहे हैं 1:2:3 में, तो ये रेशियो को हम इन टर्म्स ऑफ लेंथ कैसे लिख सकते हैं, L/6, L/3 और L/2। तो जिसका लेंथ कम होगा, ये सबसे लेंथ कम है, तो इसका फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा रहने वाला है। तो इस कारण फर्स्ट पीस का फोर्स कांस्टेंट रहेगा 6K, दूसरे का रहेगा 3K और तीसरे का रहेगा 2K, ठीक है। तो लेंथ जहाँ पर कम है वहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि लेंथ और स्प्रिंग कांस्टेंट एक दूसरे को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ओरिजिनल K के साथ हमने जो कट पीस थे उनका रिलेशन फाइंड आउट कर दिया। तो 3 लेंथ के पीस हमें मिलने वाले हैं और तीनों का फोर्स कांस्टेंट रहेगा 6K, 3K और 2K। तो पहले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद उनका फोर्स कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 1/k डैश इज इक्वल टू 1/6K प्लस 1/3K प्लस 1/2K। तो इसे सॉल्व करने के बाद K डैश का आंसर मिल गया हमें K, ठीक है। और अगर हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करते तो फाइनली हमें K डबल डैश मिल जाएगा, और K डबल डैश का वैल्यू होगा K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है, दैट इज 11K। तो याद रखना, स्प्रिंग कांस्टेंट जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका डायरेक्ट एडिशन होता है, और स्प्रिंग कांस्टेंट जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो एट द टाइम उनका रेसिप्रोकल का एडिशन होता है, जैसे हमारा रेजिस्टर्स इन पैरेलल होता है, लाइक दैट, ठीक है। तो K डैश बाय K डबल डैश का अगर रेशियो लेते हैं हम, तो K डैश का वैल्यू देखो आप क्या है, K, और K डबल डैश का वैल्यू 11K है। तो K बाय 11K दैट इज K कैंसल, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा हमें 1/11, लाइक दैट। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, याद रखना इसे। 2 blocks A and B of masses 3m and m are connected by a massless and inextensible spring. The whole system is suspended by a massless spring as shown in figure. The magnitudes of acceleration of A and B immediately after the spring is cut are respectively. तो स्प्रिंग कट होने से पहले हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। स्प्रिंग कट होने से पहले बी ब्लॉक का अगर हम FBD निकाल दें तो ऊपर की ओर टेंशन T डायरेक्टेड रहेगा और नीचे की ओर उसका वेट mg, तो T इज इक्वल टू mg रहेगा इस ब्लॉक के लिए। और ए ब्लॉक के लिए क्या सिचुएशन है देखो, कट करने से पहले तो ए ब्लॉक के लिए 3mg उसका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा और टेंशन T रहेगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर टेंशन T इज इक्वल टू mg है, तो अगर मैं नीचे वैल्यू पुट कर दूँ T का mg, तो ये mg प्लस ये 3mg 4mg होगा। तो इस 4mg को टोटल बैलेंस करेगा अपवर्ड फोर्स, तभी ये स्प्रिंग पहले स्टेडी था। अगर स्प्रिंग को स्टेडी रहना ये पूरे सिस्टम को, तो डेफिनेटली इसके ऊपर अपवर्ड जो फोर्स है वो बैलेंस करेगा डाउनवर्ड फोर्स के साथ। टोटल डाउनवर्ड फोर्स इन दोनों ब्लॉक का कितना है 4mg। तो अगर स्प्रिंग पहले कांस्टेंट था, स्टेडी था, तो डेफिनेटली ऊपर की ओर कितना फोर्स लग रहा था 4mg। अब देखो स्प्रिंग कट कर दिया आफ्टर कटिंग, तो आफ्टर कट होने के बाद देखो ऊपर की ओर जो फोर्स रहेगा वो सेम रहेगा 4mg और नीचे की ओर सिर्फ 3mg रहेगा, ओके। अब ये टेंशन निकल जाएगा क्योंकि हम स्प्रिंग को कट कर रहे हैं, ठीक है। तो एट द टाइम टेंशन 0 हो जाएगा स्प्रिंग कट करने के बाद, ठीक है। तो नीचे सिर्फ mg रहेगा, ओके। और ए की ओर अगर हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, तो ए का एक्सेलरेशन देखो अब कैसा आएगा, ऊपर की ओर 4mg रहेगा, नीचे की ओर 3mg, तो 4mg माइनस 3mg डिवाइडेड बाय 3m उसका मास रहेगा, ओके। और वो आएगा g/3, ये रहेगा एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्ट, ए ब्लॉक। और एक्सेलरेशन ऑफ बी अगर हम निकालते हैं तो बी के लिए देखो सिर्फ नीचे mg फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, और उसका मास m है, तो इस कारण mg/m फोर्स अपॉन मास, तो आंसर आ जाएगा g। तो ये रहेगा बी का एक्सेलरेशन g और ए का एक्सेलरेशन g/3, ओके। सो दिस इज द 5th। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन दिस क्वेश्चन हियर 3 डायग्राम्स हमें दिए, तीनों डायग्राम के एक आर्म में 2 kg ये ब्लॉक सेम है, और जो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड ब्लॉक है उसका मास चेंज हो रहा है 1 kg, 3 kg और 2 kg, ऐसा कुछ ये 3 ब्लॉक्स है। और तीनों केसेस में हमें एक्सटेंशन निकालना है, जो है पहले केस में x1 रहेगा, दूसरे केस में x2 और तीसरे केस में x3। तो इन तीनों में से कौन बड़ा रहेगा और कौन छोटा रहेगा ये हमें बताना है, ओके। तो देखो अब तीनों भी कंडीशन में अगर हम टेंशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो वो कुछ ऐसा आने वाला है 2m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है। ऐसे केस में
टेंशन कैसे निकाला जाता है इसका रेडीमेड फॉर्मूला मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, वही फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब टेंशन निकालते हैं हम। टेंशन T1 का आएगा 20 न्यूटन, T2 का आएगा 24 न्यूटन और T3 आने वाला है 40/3 न्यूटन। मतलब अगर हम कंपेयर करते हैं तो T1 का वैल्यू 20 है, T2 का 24 है और T3 का 13.39 है। मतलब इमेजिन करो आप 14 न्यूटन है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टेंशन T2 का है, उससे कम टेंशन T1 का है और उससे भी कम टेंशन T3 का है। सो T2 इज़ ग्रेटर दैन T1 इज़ ग्रेटर दैन T3 है। तो लाइक दैट जो रेशो टेंशन का होता है वही एक्सटेंशन x का आएगा, क्योंकि टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आएगा इस केस में। इस कारण x2 इज ग्रेटर दैन x1 इज ग्रेटर दैन x3। तो ये हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7। द टेंशन इन द स्प्रिंग इज, देखो अब स्प्रिंग को दोनों तरफ से 5 न्यूटन फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अक्रॉस हमें टेंशन निकालना है कि टेंशन कितना रहेगा, 0 रहेगा, 2.5 न्यूटन, 5 न्यूटन या फिर 10 न्यूटन रहेगा, ये हमें बताना है। तो देखो अब 5 न्यूटन टेंशन विल नॉट प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग विदाउट स्प्रिंग फिक्स, ओके। स्प्रिंग को फिक्स किए बिना हम उसके अंदर 5 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस कारण टेंशन इन द स्प्रिंग इज ऑल्सो 5 न्यूटन। तो अगर यहाँ पर 5 न्यूटन नो डाउट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन स्प्रिंग के अंदर अगर कुछ फोर्स अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो फोर्स डेफिनेटली उसे फिक्स किए बिना हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इस कारण इस स्प्रिंग के अंदर भी टेंशन कितना रहेगा, 5 न्यूटन रहेगा। तो याद रखना एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट स्पीड की ओर जाते हैं हम। यहाँ पर अब कुछ चेंजेस हैं। मोशन ऑफ 2 मासेस कनेक्टेड बाय स्प्रिंग, ठीक है। तो 2 मासेस है जिनको हम स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखो अब जैसे हम स्प्रिंग को फोर्स लगाकर छोड़ देते हैं तो एट द टाइम मास m1 और मास m2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करने वाले हैं, ओके। और मास m1 का जो वेलोसिटी रहेगा वो अंदर की ओर रहेगा, तो मास m2 का बाहर की ओर रहेगा। सिमिलरली इसके उल्टा भी सिचुएशन ऑकर हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है इस सिस्टम में तो डेफिनेटली यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व होता है और मोमेंटम जो रहेगा सिस्टम का PS डैश वो रहेगा P1 प्लस P2 का एडिशन। मतलब दोनों मोमेंटम P1 और P2 दोनों का एडिशन रहेगा और इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा। तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, दोनों मोमेंटम एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण। तो P2 इज इक्वल टू P1 मिलेगा हमें, ओके। तो इसी को अगर हम वैल्यू पुट करते तो आंसर मिलेगा हमें M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू 0। तो हमें V2 डैश का वैल्यू मिलेगा -M1 बाई M2 इंटू V1, ओके। लाइक दैट KE1 बाई KE2 का अगर हम रेशियो लेते तो वो मिलेगा हमें M2 बाई M1। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं हम। 2 blocks A and B आर जॉइंड टुगेदर विथ अ compressed spring. When the system is released, the 2 blocks appear to be moving with a unequal speed in opposite direction as shown in figure, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन दिया आपको। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम विल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। देखते हैं हम दूसरे ऑप्शन की ओर। द मास ऑफ बी ब्लॉक, द मास ऑफ ब्लॉक ए इज इक्वल टू दैट ऑफ मास ऑफ ब्लॉक बी। तो अगर दोनों का मास सेम होता ना तो दोनों का वेलोसिटी भी सेम आ जाता, लेकिन यहाँ पर दोनों का वेलोसिटी देखेगा आप अलग अलग है, इस कारण दोनों का मास सेम कभी भी नहीं हो सकता है। तो बी ऑप्शन डेफिनेटली रॉन्ग है। सी ऑप्शन की ओर जाते हैं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम विल मूव टूवर्ड्स राइट, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का जो सिस्टम है वो राइट की ओर मूव होगा, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। इसके बारे में बाद में सोचते हैं हम। पहले डी ऑप्शन की ओर जाते हैं। इट इज़ एन इम्पॉसिबल फिजिकल कंडीशन, तो ये पॉसिबल हो सकता है सिचुएशन, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एट दैट टाइम सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट भी 0 हो जाता है। तो इस कारण सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास कभी भी राइट पर मूव नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा। इस कारण इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक है। स्पीड की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। द मास ऑफ 10 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय अ massless spring as shown in figure. A force of 200 Newton acts on the 20 kg mass at the instant shown. The 10 kg mass has an acceleration 12 meter per second square. What is the acceleration of 20 kg mass? ठीक है। तो 20 kg मास का एक्सेलरेशन हमें निकालना है। ऐसा एक सिस्टम है जिसमें 20 kg के ऊपर हम 200 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एट द इंस्टेंट व्हेन 10 kg मास हैज एक्सेलरेशन, तो उस इंस्टेंट पर 10 kg पर एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन हम 20 kg पर निकालना है, ठीक है। तो देखो अब फोर्स ऑन ए क्या रहेगा, फोर्स ए का मास 10 kg है
और उसका एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उन्होंने दिया है। तो ए पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है 120 न्यूटन, ये तो सही है। तो देखो अब 20 kg पर रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्ट होगा 120 न्यूटन, तो इधर जा रहा है 200 न्यूटन लग रहा है, तो उसके ऊपर कितना नेट फोर्स होगा 80 न्यूटन। तो इसके ऊपर अगर हम एक्सेलरेशन चाहिए 20 kg पर, तो नेट फोर्स अपॉन मास रहेगा, तो आंसर आ जाएगा 80/20 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इनिशियली द स्प्रिंग इज undeformed. Now as the force F is applied on B as shown in the figure, when the displacement of B with respect to A is x towards right in some time, then relative motion of B with respect to A at that moment is। तो पिछले बार की तरह ही प्रॉब्लम है, सिर्फ यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यूज दिए फोर्स F के और मासेस के, और हमें B का एक्सेलरेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू A। तो अगर हम FPD निकालते A का, तो यहाँ पर उसके ऊपर फोर्स स्प्रिंग फोर्स एक्ट हो रहा है KX और उसका मास m है और एक्सेलरेशन a एक्ट हो रहा है। तो एक्सेलरेशन a कैसे निकालते हैं हम, नेट फोर्स अपॉन मास, तो नेट फोर्स तो kx रहेगा, मास m रहेगा, सो एक्सेलरेशन ऑफ a kx/m रहेगा, लाइक दैट। FBD ऑफ b अगर हम निकालते हैं तो नेट फोर्स उसके ऊपर देखो इस ओर F फोर्स एक्ट हो रहा है और इस ओर स्प्रिंग का फोर्स kx एक्ट होगा, तो AB इज इक्वल टू आ जाएगा F माइनस kx/m। तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a निकालना है। ओके तो ए बी माइनस ए रहेगा, तो ए बी और ए का वैल्यू पुट कर दिया, फाइनल आंसर आ जाएगा एफ माइनस 2kx/m। तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन का क्वेश्चन इस सिस्टम का, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी।